नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लोकसभा की रण की, जहां चुनावों की घोषणा के साथ ही राजस्थान में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं आपको बता रहे हैं कि दूसरे चरण में 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान जो है वो किया जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी की पूरी 25 सीटों पर आपको बता दें अपने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। अभी बीजेपी की 10 और कांग्रेस को 15 उम्मीदवारों को लेकर ऐलान करना बाकी रह गया है, जिसमें जयपुर शहर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, गंगनहर, करौली और झुंझुनू सीट पर मंथन जारी है। बता दें कि जयपुर शहर के लिए रामचरण बोहरा, अरुण चतुर्वेदी, प्रोफेसर प्रकाश शर्मा जैसे कई बड़े चेहरे टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार से लगातार रामचरण बोहरा सांसद भी हैं, इसलिए यहां पर बदलाव की चर्चा है। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद कई नेता जमीन पर एक्टिव हैं। आपको बता दें, उन्हें लगता है कि दिल्ली से टिकट भले किसी को दे दिया जाए, लेकिन क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना जरूरी है, जिससे आगे की स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। जयपुर और जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, दौसा, सीकर में कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर स्थिति अभी कुछ साफ नहीं बन पा रही है। इन सीटों का आलाकमान फीडबैक ले रहा है, जिसके लिए दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन भी किया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार से बीजेपी की पुष्कर में 3 दिवसीय बैठक भी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित बीजेपी के तमाम और बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हालांकि दिल्ली में बैठक होने के बाद जल्द नामों के ऐलान हो सकते हैं, यह भी अपडेट अभी तक मिली है। जबकि यहां पर टिकट की दावेदारी करने वालों में बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है। टिकट के दावेदार नेताओं की जयपुर से दिल्ली तक दौड़ जारी है। वहीं कांग्रेस में भी कई नेताओं ने जयपुर से दिल्ली दौड़ पूरी कर ली है। जिन विधायकों को टिकट दिए जाने की चर्चा है वो अब फील्ड में दिखने लगे हैं। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि दोनों पार्टियां किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगी। बीजेपी 10 सीटों पर किसको टिकट देगी, कांग्रेस बची हुई टिकटों पर क्या रणनीति अपनाएगी। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग कितनी सफल रहेगी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी, और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो फिलहाल बीजेपी 10 सीटों पर किसको टिकट देगी, बड़ा सवाल। कांग्रेस बची हुई टिकटों पर क्या रणनीति अपनाएगी, बड़ा सवाल। आज तमाम बड़े सवाल है जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा की जाएगी। चर्चा में जानने के प्रयास होंगे कि आने वाले समय में अब तैयारी किस तरीके से चल रही है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं, बैठकें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर संशय जो है वो लगातार बना हुआ है। कुल मिलाकर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। बहुत ही सोच समझकर पार्टी प्रत्याशियों को उतार रही है। कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, नए चेहरों को भी लगातार मैदान में उतारा जा सकता है। इस समय एक्सपेरिमेंट लगातार किए जा रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट का किसी पार्टी को फायदा भी मिल रहा है, किसी को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम चीजें, तमाम बैठकें लगातार जारी है। आने वाले समय में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, कांग्रेस किस तरीके से मजबूत रूपरेखा बनाएगी, तमाम बड़े सवाल हैं। उन तमाम सवालों का जवाब जानने का आज इस 55 मिनट की डिबेट में हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अब चुनाव नजदीक आते ही जिन लोगों को टिकट मिलने की संभावना है, जिनकी चर्चा चल रही है, वो लोग अब लगातार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो लगातार आपको बता रहे हैं कि जयपुर से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि टिकट लेनी है। बड़े सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। चुनाव नजदीक है, टिकट किसके फाइनल होंगे, बड़ी जानकारी ये भी है। बड़े सवाल ये भी हैं कि किन नामों को लेकर मोहर लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार अगर हम राजनीतिक हलचल की बात करते हैं तो आपको बता दें कि हलचल काफी तेज हो चुकी है। कई नामों पर चर्चा चल रही है, कुछ नाम फाइनल भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन पर भी 50-50 बना हुआ है कि किसको टिकट दिया जाए। क्योंकि जानकारी यह मिल पा रही है कि इस बार दोनों ही पार्टी अपने प्रत्याशियों को बड़ा ही सोच समझ के मैदान में उतार रही है। कुछ बड़े चेहरे हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि इस चुनाव से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। बीजेपी हाल ही में सरकार बना के राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस अभी मैदान से सफा हुई क्योंकि चुनाव हार गई, और आपको बता दें कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। अब कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पर दोहरी मार हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पहले चुनाव हारे, और दूसरी बात अब लोकसभा चुनाव। अब इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए क्या कुछ अहम रणनीति रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल ही में कांग्रेस अभी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन अब चुनाव जीतने के प्रयास कांग्रेस पार्टी भरकम यहां पर करती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में सरकार बनाई है। अभी पक्ष में माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन जनता हाल ही में जो ये समय गुजरा है सरकार बनते हुए, उसके बाद कितनी संतुष्ट है, ये भी एक बड़ा सवाल है।
तो इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। चेतन राजपुरोहित है, बीजेपी नेता है, आपका स्वागत करता हूं चेतन जी। करणवीर राजपुरा कांग्रेस नेता है, आपका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर हेमंत भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चेतन जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार अब तैयारियां तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से की ही जा रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो। हाल ही में आप लोग सरकार बना के मौजूदा स्थिति में थोड़े मजबूत पक्ष में जरूर कहा जा सकता है कि आप थोड़ी मजबूती में हैं, लेकिन कांग्रेस पर अभी थोड़ी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब दल बदल की राजनीति बहुत तेज हो चुकी है, मौजूदा स्थिति में समय कम है, लेकिन अभी आपकी तैयारी क्या चल रही है? हमारी तैयारी प्रधानमंत्री जी उसी दिन से शुरू हो गई थी जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे। बूथ वाइज एनालिसिस हमने लोग विधानसभा चुनाव से भी बहुत पहले कर चुके थे। राजस्थान के जी 25 लोकसभा क्षेत्रों का कहाँ कहाँ हमारी कमजोर स्थिति है, किन बूथों पर हम कमजोर हैं और किन कारणों से कमजोर है, उन सब का एनालिसिस हम लोगों ने बहुत पहले कर लिया था और ये हमारी तैयारी का एक हिस्सा था। दूसरी बात, जब 2019 का रिजल्ट देखते हैं और 2014 का रिजल्ट देखते हैं, आप दोनों में पाएंगे कि विधानसभा का पैटर्न और लोकसभा का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। विधानसभा में जहां हम 2018 के अंदर चुनाव हार गए थे विधानसभा का, केवल आधे % वोट के मार्जिन से हम 66 सीटें राजस्थान की हार के हमने सरकार गंवा दी थी। उसके 3 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि 58.9% मत भाजपा को मिले। तो ये बड़ा जो उछाल है 23% का, ये उछाल इसलिए आया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सशक्त भारत का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से सशक्त भारत को नेतृत्व मिला है, और तो और प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की ग्रामीण लेवल पर और शहरी क्षेत्रों में, उन योजनाओं को धरातल पर उतार कर लाभ दिया, उसी का परिणाम था। 23.5% मतों का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है प्रधानमंत्री किसी भी चुनाव में, वो हमने तैयार किया। उसके बाद में हम लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की। विकसित भारत संकल्प यात्रा हम लोगों ने इसलिए शुरू की थी कि जो भी लोग वंचित रह गए थे प्रधानमंत्री जी की योजना से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे कोई भी योजना, अगर कोई वंचित रह गया, उस वंचित को भी लाभ देने का प्रयास विकसित भारत यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने किया। उसके आगे बढ़ते हैं। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो जो हार जीत का जो अंतर रहा है कांग्रेस प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में, अलवर में हम 3 लाख से 29 ज्यादा मतों से जीते, जालोर में 2,61,000 से ज्यादा मतों से जीते, जयपुर में 4,37,000 मतों से ज्यादा, चित्तौड़ में तो 5,76,000 से ज्यादा मतों से जीते, बीकानेर में 2,64,000। सबसे कम मार्जिन हमारा रहा था दौसा सीट पर 78,000 मतों का। इन सब का जब आकलन करते हैं 25 की 25 लोकसभा क्षेत्र का, उसके बाद में जो 5 साल बीते हैं 2019 से 2024, इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दिया है, देश की जनता को जो राहत पहुंचाई है, चाहे आप धारा 370 देख लीजिए, धारा 35A देख लीजिए, चाहे श्री राम मंदिर देख लीजिए, चाहे आप 3 तलाक देख लीजिए, चाहे आप देश की रक्षा के क्षेत्र में जो अचीवमेंट भारत ने किए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस प्रकार से अमृतसर जामनगर हाईवे बना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे बीकानेर से हनुमानगढ़ की दूरी लगती थी हमें 5 घंटे। जब से ये हाईवे बना है 6 लाइन, केवल मात्र 2 घंटे 20 मिनट में मैं बीकानेर से हनुमानगढ़ चला गया। तो ये जो काम हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उन कामों का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब बूथ पे जाता है, बूथ के लोगों से बात करता है, तो बड़ी ताकत, और उसकी जो ताकत है वो काम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए किए हैं। और वो ताकत में जब कार्यकर्ता जब उत्साहित होता है तब ये सारे काम। अब आता हूं मैं कांग्रेस की तरफ। ठीक है चेतन जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक सेकंड खत्म करता हूं। कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश होना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, जहां से माननीय गहलोत साहब के पुत्र वैभव जी पिछला चुनाव जोधपुर के अंदर वो हारे थे 2,74,000 मतों से। अब वो गए जालोर, जालोर में 2,61,000 से पहले कांग्रेस प्रत्याशी हारा हुआ 2019 में। क्यों गए? अगर 3 वार्ड के मुख्यमंत्री अपना एरिया छोड़ करके, अपना होम गृह क्षेत्र छोड़ करके अगर जालोर जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस पार्टी की धरातल पर स्थिति क्या है। और तो और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ठीक है चेतन जी, तुरंत लौट रहा हूं, इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं चेतन जी, जवाब ले लेते हैं। करणवीर
पूरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। करण जी, जिस तरीके से लगातार देखने को ये मिल रहा है कि अब ये बातें उठनी लाजमी हो जाती है, क्योंकि अब आप मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद आपका इतना बड़ा नाम, बड़ा कद आपका रहा है। अब जोधपुर छोड़ के जालौर जाना, लगातार बड़े बड़े चेहरे जो है वो दूरी बनाए हुए हैं इस चुनाव से, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? प्रद्युमन जी, सवाल उठना वाकई में लाजमी है। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे दम्भ भरती है विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का, कैडर बेस्ड पार्टी होने का, उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। बिना पूरे राजस्थान के अंदर या दूसरे राज्यों में भी आप देख लीजिए, लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई और आईटी का डंडा दिखा के लोगों को अपने दल से बेदखल कर रहे हैं, अपने दल में शामिल कर रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे रात दिन भ्रष्टाचार। हेमंत बिस्वा को देख लीजिए, भ्रष्टाचार के आरोपी। अजीत पवार को देख लीजिए, भ्रष्टाचार के आरोपी। लगातार येदियुरप्पा को देख लीजिए, भ्रष्टाचार के आरोपी। ये इस तरह की वॉशिंग मशीन इन्होंने एक ऐसी बना रखी है देश के अंदर कि इनकी पार्टी के अंदर भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता आएगा और वो इनकी पार्टी सदस्यता लेगा, अगले दिन ही वो साफ चिट हो जाएगा और उसको चुनाव लड़ा रहे। आदरणीय अभी बार बात कर रहे थे कि इतने परसेंटेज से फलाना प्रत्याशी जीता, इतने परसेंटेज से कांग्रेस हारी या बीजेपी जीती। आदरणीय, आप सोचिए कि परसेंटेज अगर आपको बताना है जनता को, तो आप बताइए पेट्रोल कितना परसेंटेज बढ़ गया है अब तक। आप ये बताइए कि दाल कितने परसेंटेज महंगी हो गई है कांग्रेस राज में। अरे अभी तो वेट कम कर दिया। आप ये बताइए करणवीर जी, अभी तो वेट कम हुआ है। हम महंगाई की दर कितनी बढ़ गई है, किस तरह से देश का व्यक्ति, किसान की आमदनी कितनी प्रतिशत बढ़ी है। नहीं, इस तरह के दावे कीजिए आप। करणवीर जी, अभी तो वेट कम किया सरकार ने। दावे ध्रुवीकरण की राजनीति के सारे वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सकती है, पर क्या भारत के आम नागरिक का मान सम्मान आपने बढ़ाया है? किसान का मान सम्मान आपने बढ़ाया है? खिलाड़ियों का मान सम्मान आपने बढ़ाया है? सवाल ये करेगी जनता आपसे। ठीक है, अब हेमंत भाई गोयल लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं हेमंत भाई। हेमंत भाई, जिस तरीके से हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से अभी करणवीर जी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ठीक है अभी आप लोग सत्ता में हैं, अब आप लोग कर क्या रहे हैं? नेताओं की बात छोड़ो, आप तो खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। अभी परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम स्थिति समझना चाहें तो अभी क्या लग रहा है कि राजस्थान में क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि देखिए अब जो समय है वो बेहद ही कम बचा हुआ है। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो जो होते हैं वो तो लाजमी सी चीज़ है, लेकिन मजबूत स्थिति की अगर हम समीक्षा करना चाहें तो क्या परिस्थिति बन सकती है? देखिए प्रद्युमन जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईडी सीबीआई की डर से कांग्रेस के नेताओं को हमारे दल से बेदखल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। अरे भाई, मोदी जी, बीजेपी की सरकार तो 10 साल से है ना, आपकी तो बहुत लंबे टाइम तक सरकार रही कांग्रेस की। ईडी सीबीआई आपके पास भी थी, आप तो बीजेपी के नेताओं को दखल नहीं कर पाए। बीजेपी के नेता तो इस तरह भाग भाग के कांग्रेस में शामिल नहीं हुए ना, एक बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी तो कांग्रेस की थी ना, वो भी तो कांग्रेस छोड़ के और अलग उन्होंने दल बनाया। शरद पवार भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे ना, उन्होंने भी अलग से पार्टी बना ली। और वो शरद पवार तो वो नेता थे जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया विदेशी मूल का मुद्दा उठा के। तो अब एक रटी रटाई एक टेप इनके दिमाग में फिक्स हो गया कि हमें तो ये जवाब देना है, इनको आत्मचिंतन नहीं करना। यानी देखिए, कांग्रेस कमजोर खुद हो रही है, बीजेपी कमजोर नहीं कर रही, उनको कमजोर खुद हो रही है। मतलब इनको अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का कोई मादा नहीं है, इनको अपनी ताकत को कमजोरी में बदलने का शगल पैदा हो गया। अब जिस तरह के बयान इनके सो कॉल्ड आला कमान राहुल गांधी जगह जगह देते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री पर ये गालियां देते हैं, सनातन पर ये गालियां देते हैं, उस तरह से ये लोग दिशाहीन हो गए, मुद्दा विहीन हो गए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब राजस्थान में मुद्दों की बात करें, हम राजस्थान के संदर्भ बात कर लें। अरे आप 100 दिन का एजेंडा आप उठा के देखें, 100 दिन के काम आप उठा के देखें, पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी योजना वहां के लिए तो पूर्वी राजस्थान के लिए अमृत है ना, लेकिन 5 साल अशोक गहलोत उसको अटकाए बैठे रहे, और अब जैसी सरकार आई उस पर काम शुरू हो गया। पश्चिमी राजस्थान के जनों के लिए भी इन्होंने पेयजल संकट दूर करने के लिए काम किया। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 3 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देंगे राजस्थान को, बल्कि सरप्लस हो जाएंगे, हम बिजली खरीदने वाले नहीं रहेंगे, बिजली बेचने वाले स्टेट बन जाएंगे। ये तमाम बातें, एसआईटी का कितने सारे 18 पेपर्स एग्जाम के पेपर्स आउट हुए और ये किसी को गिरफ्तार तक नहीं कर पाए।
और आज वो सारे लोग कैसे गिरफ्तार हुए? एक मिनट हेमंत जी, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। गिरफ्तार नहीं कर पाए, कैसी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस राज के अंदर कितनी गिरफ्तारियां हुई आपको? पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे स्थान दिया है, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पहले सुनना सीखो। आप सुनने का बात नहीं रखते कांग्रेस के लोग, ये दिक्कत है। अरे बीएड सोनी जी, बीएड सोनी जी, अरे बीएल सोनी जी कौन है? बीएल सोनी जी आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पसंदीदा अफसरों में एक थे। उनको हर जगह प्राइम पोस्टिंग मिलती थी, और आज वो कितना बड़ा आरोप अशोक गहलोत पर लगा रहे हैं, खुलेआम लगा रहे हैं। हेमंत गोयल जी, आप बीएल सोनी का दावा कर रहे हैं, आपको सतपाल मलिक को भी नहीं भूलना चाहिए। देश का एक गवर्नर, आप राजस्थान की बात करें, आप आरोप भी कर रहे हैं ना। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की डिबेट कर रहे हैं। आपकी भाषा का जवाब आपकी भाषा में ही दे रहा हूँ। बीएल सोनी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं। आप अपनी बारी पर बोलिएगा। आप अपनी बारी पर बोलिएगा। आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप अपनी बात कर। तो अब बीएल सोनी जी इतनी बड़ा आरोप को लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग में जिन अफसरों को अशोक गहलोत ने अपॉइंट किया, उन्होंने देश इस स्टेट को शर्मसार किया। ऐसे अफसरों को उन्होंने अपॉइंट कर दिया। अरे मंजू शर्मा तो कुमार विश्वास की पत्नी थी ना, और वो राहुल गांधी को कुमार विश्वास ने कहा था ना कि वो पप्पू है, और उनको आपने आरपीएससी का मेंबर बना दिया। तो संगीता आर्य, वो चीफ सेक्रेटरी की पत्नी, उनको आपने आरपीएससी का मेंबर बना दिया। और सभी लोग ये एसीबी की रडार पर है। गोपाल केसावत की बात करें, बाबूलाल कटारा की हम बात करें, तमाम लोग। और आप कहते हैं कि सब कांग्रेस काम कर रही है, सब कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी बेदखल कर रही है। डॉक्टर करण सिंह यादव कौन से ईडी के रडार पर थे, वो क्यों छोड़कर चले गए? और आपके वहां के जो अलवर के नेता है भवनजीत सिंह, वो कहते हैं कि सब पार्टी में छटनी चल रही है, पार्टी में लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए, हमारे क्या फर्क पड़ता है। ये आपके हालात हैं। आपके वो जो मंत्री है मुरारी लाल मीणा, वो कहते हैं साहब ये तो कांग्रेस तो पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते हैं और लोग उतरते हैं। अरे भैया, आपके यहाँ से तो उतर रहे हैं, चढ़ने तो वाला तो कोई है नहीं। ये पैसेंजर ट्रेन है कि आपकी केवल उसमें से उतरेंगे लोग, चढ़ेंगे है नहीं। तो ये आपके हालात इस तरह के बन गए। आपको डैमेज कंट्रोल करना आता नहीं। आपके अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो अदावत 5 साल बनी रही, वो अदावत आज भी जारी है। सचिन पायलट कहां है? सचिन पायलट, उनको छत्तीसगढ़ प्रभारी बना दिया क्या? उनको उनकी जरूरत राजस्थान में नहीं है क्या? 25 सीट आप जितना नहीं चाहते क्या? कि यहाँ कांग्रेस को मजबूत नहीं करना चाहते क्या? अरे गुजर वोट 7% वोट है गुजरों के। अशोक सचिन पायलट के दम पर आपने 2019 में आपकी सरकार बनी थी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में आपको बम्पर सीट मिली, और आप सचिन पायलट को दरकिनार करना चाहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं साहब वो तो कोरोना था, वो तो गद्दार थे। इस तरह की बातें होती। और लोकेश शर्मा कौन है? लोकेश शर्मा तो आपके अशोक गहलोत की ओएसडी थे ना, छाया की तरह 5 साल साथ रहे। आज वो अशोक गहलोत पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। तो आप अपनी गिरबान में झांकने का प्रयास करें। और देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बोल रहा हूं, एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं। हमारी चिंता इस बात की है कि कांग्रेस अगर इसी तरह अपना वजूद खोती रही, लोकतंत्र मजबूत कैसे हो पाएगा? लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो जाएंगी मेरे मित्र। कांग्रेस को मजबूत होना बहुत जरूरी है, ये हमारी चिंता है, हमारी वाजिब चिंता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझने को तैयार है नहीं। राहुल गांधी कभी कहते हैं सब प्रधानमंत्री कि सब ये तो हिंदू धर्म में शक्ति एक शब्द होता है, और हमारी लड़ाई शक्ति से है। और क्या आपको नहीं पता कि हिंदू धर्म में शक्ति किसके मायने होते हैं? शक्ति तो माँ दुर्गा और माँ काली को कहा जाता है ना, और शक्ति का पर्याय महिलाएं होती है। अब देश की आधी आबादी का अपमान करते हैं और फिर कहते हैं हमको वोट नहीं मिलते, बीजेपी के लोग हमको बेदखल करते हैं। अरे भैया, बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त होने का नारा लगाया, लेकिन आप तो खुद इतनी जल्दीबाजी में है, आप खुद कांग्रेस मुक्त भारत की रचना करना चाहते हैं। आप तो इतनी हड़बड़ी में है कि नहीं आज ही कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते कांग्रेस मुक्त भारत हो। हाँ, ये जरूर हम चाहते हैं कि गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस हो जाए, तभी इस कांग्रेस का भला हो पाएगा। ठीक है करणवीर जी बोलिए। प्रद्युमन जी, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, आज शायद आपने 2 भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं को स्थान दिया है। खैर कोई बात नहीं। नहीं देखिए ना, हमने तो बीजेपी की तरफ से चेतन साहब बैठे हुए हैं, बीजेपी की तरफ से चेतन साहब है। आपने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आप उठा के दीजिए ना। एसओजी का गठन किसने किया? कौन कर रहा था कार्रवाई? गिरफ्तारियां कैसे नहीं हुई?
सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। अरे भाई एक जाति के 18 थानेदार बन गए, एक जाति के 18 थानेदार बन गए। सुनिए बात, आपने बोला, मैंने सुना, आप सुनिए बात को। वसुंधरा राजे सरकार के अंदर 27 पेपर लीक हुए, एक भी गिरफ्तारी हुई कभी? राजस्थान पहला पूरे भारत के अंदर ऐसा मॉडल स्टेट है जहां पेपर लीक के ऊपर कानून बनाने का काम किया केशव गहलोत सरकार ने। आप कह रहे कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर तमाम तरह के सबूत, चंदाखोरी और धंधाखोरी का इन्होंने व्यापार खोल रखा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लगातार इनसे डिमांड कर रहा है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए, उस पर आप बात नहीं करेंगे। लगातार जिस तरह की बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान आंदोलन, किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का आप सरोकार कर रहे हैं? ठीक है करणवीर जी, ठीक है, आपने तमाम चीजें गिना दी। बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पे बैठे हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस करना होगा। बहुत बड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है चेतन जी, क्या लग रहा है आपको? चेतन जी, एक बार चेतन जी को सुन लेते हैं। आप स्वयं देखिए, आप जब बात हो रही है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस है, बीजेपी के पास कार्यकर्ता है, जब राजस्थान के अंदर जो अभी ये क्या बोलते हैं इनका लालचंद कटारिया जी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उससे पहले क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या उनके ऊपर कोई आरोप नहीं थे? अब उनके ऊपर लगातार किस तरह के लगातार तो आप मानते हैं कि आपके मंत्री भ्रष्टाचारी थे? आप मानते हैं आपके मंत्री भ्रष्टाचारी थे? भारतीय जनता पार्टी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, वो पार्टी क्यों छोड़ के जा रहे हैं? पूछना चाह रहा हूँ, उनको डराया किस चीज से था? उन्होंने आपको ईडी कार्रवाई से डराया। करणवीर जी, डरेगा तो आदमी जब ना जब गलत किया होगा। आपने किस कार्रवाई से डराया? अजीत पवार को किस कार्रवाई से डराया? राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया, महेंद्र सिंह जी मालवीय, ये क्यों डर के चलेगी बीजेपी में? किसने डराया इनको? क्यों डर गए? अगर वो कांग्रेस के मजबूत सिपाही थे और वो भ्रष्टाचारी नहीं थे तो कांग्रेस में डरते रहते ना। हेमंत गोयल जी, ईडी ने 10 नवंबर 2022 को दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर अरबिंदो फार्मा के निदेशक को गिरफ्तार किया। उसके 5 दिन बाद में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण की और वो आज बाइज्जत बरी है। क्या बात कर रहे हैं आप उससे बात कीजिए ना, सत्य को रखिए हमारे सामने। अरे साहब, हम तो जनता के सामने सारी बातें रख रहे हैं और जनता आपको जानती है, तभी तो वोट नहीं दे रही ना। अच्छा मुझे बता दीजिए, वोट देना क्यों नहीं दे रही? हेमंत जी, वोट देना नहीं देना ये अलग विषय है। भारतीय नहीं, अलग विषय कैसे हो सकता है? अलग विषय कैसे हो सकता है? अलग विषय कैसे हो सकता है? कांग्रेस जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत है क्या? जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत है क्या? चुनाव जीतने के लिए अच्छा ठीक है करणवीर जी, एक चीज बताइए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो बातों को घुमा फिरा के पेश करने की बात। नहीं बातों को नहीं घुमाएंगे, सीधा पूछेंगे। करणवीर जी बताइए ना। ठीक है करणवीर जी, आप एक चीज बता दीजिए, जो नीतियां उनको बताया, जो जिस तरह के आर्थिक अन्याय राजस्थान के भारतीय जनता पे कर रहे हैं उसको बताया है। ठीक है करणवीर जी, बेरोजगारी किसान युवाओं के साथ हो रही है उसको शक्ति बताया है। ठीक है, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको शक्ति बनाए, उसके खिलाफ लड़ाइए। आप इसको देवी शक्ति से जोड़ रहे हैं, ये गलती। ठीक है करणवीर जी, अब एक चीज बता दीजिए, सरकार को देखिए, अब राजस्थान में सरकार को बने हुए काफी समय हो चुका है, अब जो मौजूदा स्थिति में काम किए गए हैं, जो भी सरकार ने काम किया उससे आप संतुष्ट हैं या वो भी आपको कम लग रहे हैं इतने दिनों के हिसाब से अगर पूछा जाए? प्रद्युमन जी, अभी हमारी बात राजस्थान के अंदर काम की बात पे आप आ जाओ। हाई कोर्ट की फटकार के बाद यहाँ एग्जीक्यूट होता है, यहाँ के विधायक मंत्री की ओर देखते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री की ओर देखता है और मुख्यमंत्री दिल्ली की ओर देखता है। चेतन जी हमारे आदरणीय चेतन प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, इनसे आप पूछ लीजिए कोई 10 काम जो इस भजनलाल की सरकार ने किए हैं। ठीक है चेतन जी बताइए। चेतन जी, प्रद्युमन जी, 2 रुपए पेट्रोल पे इन्होंने कम किए हैं और तुलना ये 10-12 रुपए से किया करते थे। जब चुनावों के अंदर मोदी जी ने जिस गारंटी शब्द की भी फजीती इतनी करवा दी है, आने वाले समय में शायद लोकसभा चुनाव के अंदर ये गारंटी शब्द भी ना बोल पाए। ठीक है, राजस्थान की जनता ने ठीक है चेतन जी बोलिए। मात्र 2 रुपए की राहत 10 रुपए का झूठा वादा करके। चेतन जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो प्रद्युमन जी की बात पे आता हूं, पेट्रोल डीजल पर 5 साल इन्होंने सरकार चलाई राजस्थान में, लेकिन पेट्रोल डीजल याद नहीं आया। इवन भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें थी सबने वेट कम किया। प्रधानमंत्री जी का अब बीच में नहीं, मैं आप बीच में बोलता नहीं, कर जाऊँ बताए। अब आता हूँ मैं इनके मेन मुद्दों पर। इन्होंने बड़े मुद्दे उठाए, इन्होंने खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया, बड़ा आश्चर्य होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, ओलंपिक मेडल विजेता, आपके जयपुर ग्रामीण से सांसद बने, और अभी जो हमारी जो नई टिकट दिए हैं चूरू से, पैरा ओलंपिक में जीते हुए, गोल्ड मेडल जीते हुए देवेंद्र जी झाझड़िया, हम लोग तो सम्मान करते हैं खिलाड़ियों का। अब आता हूँ आगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, अभी हमारे देवेंद्र जी पूछे थे क्या किया,
हमने 5 गारंटी पूरी की है 3 महीने के अंदर। बताइए, एक बार बता दीजिए। 5 साल में एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। चाहे एसओजी हो पेपर लीक के मामले में, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, चाहे महिला थाने हो, चाहे 400 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे बिजली की दरों का मामला हो, चाहे कोई भी हो, जो वादे हमने किए थे 2 महीने के अंदर हमने पूरे किए। एक सेकंड ईआरसीपी देखो आप, ईआरसीपी पे कांग्रेस ने बड़ा प्रयास किया वोट लूटने का राजस्थान में, सफल नहीं हुए। क्यों? झूठ के नीचे, जब जमीन के नीचे मिट्टी, पांव के नीचे मिट्टी नहीं होती है ना, तो आदमी नीचे गिर जाता है। झूठ पे जो राजनीति करेंगे, ईआरसीपी पे तो बड़ा दुख इसलिए होता है, इनके खुद के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, वो भी नहीं चाहते थे गहलोत साहब कोई काम करे यहाँ पे, तो उन्होंने तो यहां तक किया कि 7 महीने तक गहलोत साहब के पत्र का जवाब ही नहीं दिया। अब आते हैं यमुना जल समझौते पर, क्योंकि ये करना नहीं चाहते थे। ये केवल 3 महीने पहले राजस्थान की जनता के वोट लूटने के लिए इन्होंने ऐसे किए थे। अब आता हूं, एक बात और बताना चाहता हूं, कांग्रेस के क्या है, कांग्रेस अपनी समस्या का कभी डायग्नोस करती ही नहीं है। जब आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट कभी नहीं होगा। आप बार बार दूसरों पर आरोप लगा करके आपके जो लोग भग रहे हैं, अगर आप आत्मविश्लेषण कर लेते, आप ये देख लेते हमारे अंदर क्या कमी है, तो कांग्रेस में जिस प्रकार की भगदड़ आज मची है वो नहीं मचती। आपका पीछा इसलिए नहीं छूट जाएगा कि आप ईडी की बात की आपने। ईडी तो सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी दोनों जमानत पर है, वो तो बीजेपी में नहीं आए, वो तो दबाव में नहीं आए। और कितने लोगों पर आपके भ्रष्टाचार नहीं, तो ऐसे तो अखिलेश यादव को भी लेकर जानकारी उठी थी, वो भी तो नहीं गए दबाव में। अब आता हूं मैं, नहीं आता हूं लालचंद जी कटारिया की बात करता हूं। ये कृषि मंत्री थे, 9 आईएएस सेक्रेटरी इनके बदले थे इनके कार्यकाल के अंदर, 19 इनको काम नहीं कर दिया गया मंत्री रहते हुए। आप राजेंद्र सिंह जी यादव की बात को सुनिए, उन्होंने कहा था जब मैं मंत्री था एक कांस्टेबल का ट्रांसफर करना मेरे हाथ में नहीं था। जिस प्रकार से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित, हेमंत विश्व शर्मा जी की बात की इन्होंने, हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा जब मैं राहुल गांधी से मिलने गया तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और मेरी तरफ उन्होंने सर उठा के नहीं देखा। जिस प्रकार से एक मिनट जिस प्रकार से आप अगर कार्यकर्ताओं का अपमान करोगे, कार्यकर्ताओं की देखभाल नहीं करोगे, तो आपके साथ क्या होना। अभी हमारे मित्र ने बताया, कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा आरपीएससी के मेंबर बने, निरंजन शर्मा जिनकी पत्नी चुनाव हारी सोजत के अंदर, बुरी तरह चुनाव हारी, इस बार निरंजन जी खुद भी चुनाव हार गए। कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बन सकता था, लेकिन आप लोग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कि आप लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी है ये। गोपाल केसावत को भूले नहीं है राजस्थान की जनता, जिसने दुकान खोल रखी थी 16 लाख में ईओ के पे नौकरी देने के लिए। लेकिन ठीक है, अब देखिए वो अगर उन बातों की तर्क किया जाए, चेतन जी मुकदमा दर्ज हुआ, वो धाराएं हटा दी, प्रद्युमन जी वो धाराएं हटा दी। ठीक है, लेकिन चेतन जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर अब इस मौजूदा स्थिति में चुनाव की हम बात कर लें, तो जो बड़े चेहरे हैं वो पीछे क्यों हट रहे हैं कांग्रेस के चुनाव लड़ने से, ये क्या वजह मानी जाए? मैं इसी बात कहता हूं, ये इसलिए पीछे हट रहे हैं कि ये पिछले आंकड़े देखते हैं, वर्तमान माहौल को जब देखते हैं जमीन के ऊपर, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इनको पता है बड़े मार्जिन से हारेंगे तो हमारा केंद्र के अंदर ग्राफ गिर जाएगा, केंद्र में हमारी ऊंचाई कम हो जाएगी। चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, चाहे माननीय गहलोत साहब खुद हो, इनके जितने भी बड़े चेहरे, हमारे बीकानेर की बात करता हूं मैं आपको, बीकानेर हमारे गोविंद जी मेघवाल को टिकट दिया है, जो मंत्री थे। विधानसभा का चुनाव खाजूवाला का लगभग 20,000 मतों से हारे हैं। लोकसभा का चुनाव भी पहले वो हार चुके हैं, तो बीकानेर में इन्होंने वॉकओवर दे दिया माननीय अर्जुन राम जी को। हमारे काम तो बहुत आसान कर दिया इन्होंने। कांग्रेस ये कर रही है, ऐसे कमजोर प्रत्याशी उतार रही है ताकि बलि का बकरा खुद नहीं बने, छोटे कार्यकर्ता को बनाए, बीच वालों को बनाए, लेकिन खुद नहीं लड़ेंगे चुनाव। अब जालोर की बात करते हैं, वैभव गहलोत जी जालोर किस पृष्ठभूमि से गए हैं, उनका जालोर से क्या लेना देना है, और जालोर में वो जोधपुर से भी ज्यादा मार्जिन से हारेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट निकले उस दिन आप बिल्कुल प्रद्युम्न जी बुलाना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। करणवीर जी बताइए। सारी सीटें हमारा टारगेट है 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का, 25 की 25। अब कांग्रेस का टारगेट क्या, एक बार जान लेते हैं ना। हम मार्जिन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस इस बात पे लड़ रही है कि सम्मानजनक हार कैसे हो। सम्मानजनक हार कैसे हो करणवीर जी? हार सम्मानजनक कैसे हो करणवीर जी? सम्मानजनक हार कैसे हो? प्रद्युमन जी, हार या जीत किसकी होगी ये जनता को तय करने का दीजिए। आप और हम यहाँ बैठ के हार जीत तय नहीं कर सकते। हाँ, अपनी पार्टी का पक्ष हम अवश्य रख सकते हैं, और
जनता के साथ जिस तरह का छलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है, 100 दिन की बात कर रहे थे, 100 दिन में कितनी गारंटियां पूरी की। अभी ये कह रहे थे 400 रुपए में सिलेंडर। मुझे आप बता दीजिए राजस्थान में कहाँ है 400 रुपए में सिलेंडर, ताकि हम भी राजस्थानी जनता को बता सकें कि 400 रुपए में सिलेंडर यहाँ मिल रहा है। 50 रुपए मात्र सिलेंडर में कम करके भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 400 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। अरे करणवीर जी, बात तो यही आ रही है ना। देखिए, चेतन जी ने यही बोला कि जब आप लोगों की सरकार थी तो आपने पेट्रोल डीजल को ध्यान ही नहीं रखा। आप भी तो कम कर सकते थे, वैट कम हो सकता था, वो भी चीजें नहीं हुई। आप लोग भी इन चीजों पर ध्यान दे सकते थे। प्रद्युमन जी, 2 बार अशोक गहलोत सरकार में 2% वेट कम हुआ है, आप चाहे आके देख लीजिए। परंतु ये जो शतक के पार जो डीजल पेट्रोल गया है, इसकी बात कौन करेगा? बहुत हुई महंगाई की बात कह के मोदी सरकार सत्ता में आई थी। अपने पड़ोसी राज्य, जो ज्यादा पुरानी बात नहीं है प्रद्युमन जी, 2-3 महीने पुराने के ही भाषण मिलेंगे आपको। जोधपुर के अंदर प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि आपके पड़ोसी राज्य में आपसे 10-15 रुपए डीजल सस्ता है। बात राजस्थान को लाइए ना, वहां के समतर कौन मना कर रहा है? किस बात का समस्या है? जब पर्ची दिल्ली से बन के आ रही है और बात ही दिल्ली से हुई है, तो राजस्थान में 10-15 रुपए सस्ता होना चाहिए ना डीजल पेट्रोल। 2 रुपए की राहत देके राजस्थानी जनता को क्यों ठगने का कार्य किया जा रहा है लगातार? ठीक है, लेकिन करणवीर जी सवाल पूछिए। ठीक है, साथ ही आप ये तय कीजिए, पिछले जो बराबर लगातार आप मुझे बता दीजिए, भारत के किस राज्य के अंदर पेपर लीक के ऊपर कानून है? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पेपर लीक हुआ, उस पर 2 शब्द नहीं बोलेंगे महोदय। इनसे ये भी जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक हुआ और जिस तरह के लगातार पेपर लीक पटवारी में भी हुए, इनके विधायक के कॉलेज में लगातार पेपर लीक होते रहे, उनके ऊपर भी स्पष्टीकरण दे। पिछली वसुंधरा सरकार के अंदर अरे ठीक है करणवीर जी, लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये, उत्तर प्रदेश की तो बात बहुत अलग है। तमाम तरह के आरोप। एक राजस्थान एक देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पेपर लीक के ऊपर कानून की कार्रवाई की शुरुआत हुई, और उसका ठीक है कि ये पढ़ते आ रही है। ये सरकार विशेष का काम नहीं है, ये केवल राजस्थान। चेतन जी कुछ कह रहे हैं, चेतन जी बोलिए। जिस पार्टी के नेतृत्व परिवार रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ने से डरता हो, जो परंपरागत सीटें थी इनकी वर्षों से, उस पार्टी के आम कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी? प्रद्युमन जी, आप कल्पना कर सकते हो? अमेठी सीट इन्होंने जब हारी पिछली बार, तो वायनाड गए। वायनाड क्यों गए पता आपको? वायनाड की डेमोग्राफिक स्थिति क्या है? वहां मतदाताओं का विभाजन किस प्रकार से, जब केंद्रीय नेतृत्व राज्यसभा के अंदर राजस्थान से आने का प्रयास करता है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते। एक 65 साल राज करने वाली पार्टी, जिसने परिवार ने पार्टी को चलाया, उस परिवार के मुखिया अगर भाग रहे हैं, राज्यसभा की सीटों को तलाश रहे हैं। अब आता हूं महंगाई की बात की। बहुत अच्छी बात की करणवीर जी ने, बहुत ही अच्छी बात की। महंगाई पे आता हूं। 2013 के अंदर गैस का सिलेंडर 1200 रुपए में मिलता था, इन्हीं की सरकार थी। एक फ्री सिलेंडर इन्होंने नहीं बांटा था किसी ग्रामीण किसान गरीब आदमी को। हमने 10 करोड़ सिलेंडर, हमने 10 करोड़ गैस कनेक्शन इस भारत की सामान्य जनता, गांव की महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए हम लोगों ने दिए, और उन महिलाओं के आंसू हमने पहुंचे, क्योंकि उनका धुएं से आंखें खराब हो रही थी। 10 करोड़ सिलेंडर देने वाले माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी, तभी तो जनता समर्थन करती है। जनता इसलिए समर्थन की एक बात अलग है, समर्थन की बात अलग है। डॉक्टर हेमंत भाई लगातार वेट कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर हेमंत भाई, एक मिनट खत्म करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता क्यों पसंद करती है? इसका एक कारण सबसे बड़ा है कि कांग्रेस मोदी जी का विरोध करे, कोई आपत्ति नहीं है, विपक्ष से विरोध करना धर्म है, लेकिन मोदी जी के नाम पर देश का विरोध करना बंद कीजिए। आप अगर थल सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहेंगे, आप अगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगेंगे, अगर आप एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगेंगे, तो ये भारत की जनता सेना के ऊपर उंगली उठाने वाले को कभी भी माफ नहीं कर सकती, कभी भी। ठीक है, आप लोग इन चीजों से नहीं बचोगे तो आपके साथ यही दुर्गति आपकी होनी है। आप 400 से 40 पर आए और आप इस बार आपकी संख्या और भी नीचे जाने वाली है, ये मेरा स्पष्ट रूप से। डॉक्टर हेमंत भाई लगातार वेट कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत भाई, जिस तरीके से लगातार देखिए काफी देर आपने चर्चा सुनी, अब मैं भी आपसे समझना चाहता हूं, दर्शक भी समझना चाहते होंगे और बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी समझना चाहते होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे।
अगर बीजेपी सरकार में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जैसा कि करणवीर लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जब और राज्यों में कम है तो राजस्थान में कम क्यों नहीं हो रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बगल वाले राज्यों में कम है तो यहां पर क्यों नहीं हो रहे हैं? इतना सब कुछ हो रहा है, पेपर लीक यूपी में हो रहा है, राजस्थान में लगातार चीजें हम सबके सामने ही है, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ही क्यों जीत रही है? देखिए प्रद्युमन जी, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के लोग आत्मचिंतन नहीं करना चाहते और जो बात उनके लिए सूट करती है वो उनको अच्छा लगता है। अब जब वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करना चाहते, वो राजनीतिक विश्लेषक पर अंगुली उठा देंगे, वो सरकारी संवैधानिक संस्थाओं पर अंगुली उठा देंगे, चुनाव आयोग पर अंगुली उठाएंगे, ईवीएम पर अंगुली उठाएंगे। जहां पर वो चुनाव जीतेंगे ईवीएम मशीन ठीक है, जहां वो चुनाव नहीं जीते ईवीएम मशीन गड़बड़ है। एक बात, अब इनकी सो कॉल्ड आलाकमान राहुल गांधी है ना, अब राहुल गांधी की स्वीकार्यता ना तो इनके गठबंधन के जो घटक दल है उनमें नहीं है, नेताओं में इनकी स्वीकार्यता नहीं है राहुल गांधी की, और अपने परिवार में भी उनकी स्वीकार्यता नहीं है। इनके परिवार के अंदर ही 3 पावर सेंटर बने हुए हैं। राहुल गांधी अलग दिशा में है, प्रियंका अलग दिशा में है और सोनिया गांधी अलग दिशा में है। अब मुझे बताइए, राजस्थान में ये बहुत हकीकत, कड़वी हकीकत है, आरपीएससी इतनी प्रतिष्ठित संस्था होती थी राजस्थान में, इतनी प्रामाणिक संस्था होती थी, और उसके 4 सदस्यों को 2 लोग गिरफ्तार हो गए और 2 एसीबी के रडार पर है। क्या ये आज तक ऐसा हुआ? और सचिन पायलट कौन थे? सचिन पायलट इनके नेता थे ना, इनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे ना, उनको जयपुर से अजमेर की पदयात्रा करनी पड़ी कि आरपीएससी संस्था को भंग करिए, भ्रष्टाचार की जांच करवाइए। ये तो सचिन पायलट कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे भाई। फिर ये कहते हैं साहब कि विश्लेषक तो इस तरह की बातें करते हैं, ये लोग तो इस तरह की बातें करते हैं। अरे 25/9/22 की घटना भूल गए क्या करण जी? तब अशोक गहलोत ने अपने आलाकमान को ठेंगा दिखा दिया। ये जो आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, वो ही आए थे ना यहाँ पर सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए, और उन्होंने सामूहिक इस्तीफे दिलवा दिए, और उस इस्तीफे दिलवाने में भी एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया, जैसा मैं अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में देख रहा था कि वो उन्होंने इस्तीफे दिए ही नहीं थे स्वेच्छा से, और इस तरह से एक प्रचारित कर दिया, अपने आलाकमान को उन्होंने दिग्भ्रमित कर दिया कि इतने बड़ी संख्या में एमएलए ने स्वेच्छा से इस्तीफे दे दिए। लेकिन अब जब नए स्पीकर बने बासुदेव देवनानी जी, तब वो चीज सामने आई है। तो जब इनके मुख्यमंत्री जी इतने बड़ा स्कैम करते हो, इस तरह से आलाकमान को ठेंगा दिखाते हो, वो व्यक्ति अब अरे बन जाने देते ना। सचिन पायलट एनर्जेटिक युवा नेता है, उनको सीएम बन जाने देते। अशोक गहलोत कुछ अपना बड़ा दिल दिखाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके बन जाते, कांग्रेस के लिए मेहनत करते, पूरी जिंदगी कांग्रेस से उन्होंने लिया, कांग्रेस को अपनी मां बताते, कांग्रेस को कुछ कर्जा चुकाने की भी आज वो स्थिति में आ जाते। लेकिन नहीं, तमाम बड़े नेता जिन्होंने पार्टी से सब कुछ लिया, जिन्होंने कांग्रेस ने जिनको सब कुछ दिया, शांति धारीवाल है, प्रताप सिंह खजारियाबाद है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, ये तमाम जितेंद्र सिंह है, आ जाइए ना चुनाव मैदान में। अरे हार तो होगी, लेकिन सम्मानजनक हार तो हो जाएगी ना। 5 लाख और 7 लाख के अंतर से तो नहीं हारेंगे ना। मतलब कुल मिलाकर सम्मानजनक हार होनी है, आपका ये कहना है कांग्रेस की? नहीं, कैसे होगी? लेकिन होगी भी कैसे? क्योंकि बड़े नेता हेमंत जी, मैं आशा कर रहा था, आप लगातार आरोप कर रहे हैं कि मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ना कहूं। मैं आशा कर रहा था आप इलेक्ट्रोल रोड में बात करेंगे, आप बीजेपी से महंगाई पे सवाल करेंगे, आप बीजेपी में ईडी, सीबीआई, आईटी की जो व्यवस्था है उस पर सवाल करेंगे। आप देखिए 10 साल के अंदर ईडी का सक्सेस रेशियो कितना है, ईडी ने कितनी कार्रवाइयां की, जिसके ऊपर आरोपी को सजा तक लेके गए, वो आप उस पर बात करेंगे। परंतु आप मैं जवाब देता हूं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, देश के मुद्दे सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं है। देश के बिल्कुल है, बेरोजगारी, बिल्कुल है ये मुद्दे, इन मुद्दों पर बात कीजिए, चुनाव वो लाइए। मैं जवाब देता हूं। आप कहते हैं कि सचिन पायलट और कांग्रेस के नेता इस देश के मुद्दे नहीं है, बिल्कुल मुद्दे हैं। वो विपक्ष के नेता हैं। अगर विपक्ष के नेता इस तरह दिशाहीन हो जाएंगे, मुद्दा विहीन हो जाएंगे, तो मुद्दा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और आप कहते हैं कि आप ईडी पर सवाल नहीं उठाते। आपकी नैतिकता है कि आप सत्ताधीन पार्टी से सवाल करें। आपकी नैतिकता है कि मैं करूंगा नहीं, आपकी नैतिकता है कि जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो संस्थाओं का मिसयूज कर रही है, उनके ऊपर सवाल निशान लगाएं। आप देखिए कि राजस्थान की जनता क्यों परेशान है। आप देखिए कि पेपर लीक के ऊपर अब कितने, अभी जनता परेशान है।
जनता हेमंत परेशान है, जी, लोकसभा चुनाव पर पता लग जाएगा। आप उस पार्टी की पैरवी कर रहे हैं जिस पार्टी से अर्धवार्षिकी परीक्षा पेपर लीक हुए हैं वर्तमान में, अभी इन 100 दिनों की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। स्कूली पेपर तक लीक हो गए, एनसीसी के पेपर लीक हुए इस सरकार के अंदर, इस तरह की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। आप इनसे इस बात पे सवाल कीजिए। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, जो पिछली सरकार ने, पिछली सरकार के अंदर जो हेमंत जी, पिछली सरकार के अंदर जो मतभेद थे उनका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगत लिया। कांग्रेस पार्टी उससे बाहर आ गई। अभी लोग, एक मिनट, अभी लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हम। मैं चाह रहा हूं राजस्थान की जनता नारी, महिला, किसान, युवा और बेरोजगारों के सवालों पे चुनाव लड़े, ना कि ये लड़े कि अशोक गहलोत ने पिछले कार्य राहुल गांधी के साथ कैसे संबंध है या फिर राहुल गांधी के सचिन पायलट के साथ कैसे संबंध है। इन पे न जाके आप इस मुद्दे पे आइए कि देश के अंदर राजस्थान की जनता की प्रायोरिटी क्या है, उनका रोजगार कहां है, उनकी महंगाई किस लेवल पे चली गई है, उनकी बेरोजगारी कहां चली गई है। आप उस लेवल बात कीजिए। ठीक है, बोलने दीजिए एक बार, बोलिए। देखिए, आप ईडी की बात कर रहे हैं, आप आईटी की बात कर रहे हैं, अरे भाई इनसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है या नहीं? आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है क्या? अगर इस तरह की संस्थाओं का बीजेपी ने दुरुपयोग किया तो क्यों नहीं कांग्रेस की लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट गई? उनको जाना चाहिए ना कि साहब हमारे तो नेता बिल्कुल पाक साफ है, उनको ईडी परेशान कर रही है, उनको हमारी पार्टी से बेदखल करना चाहती है, उनको ब्लैकमेल कर रही है, आप जाते सुप्रीम कोर्ट? किसने मना किया आपको? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब आप हमारे नेताओं पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप हमारे नेताओं की बात, अरे नेताओं की बात तो की जाएगी ना साहब, वो कोई घरेलू व्यक्ति तो नहीं है ना, वो एक देश के कांग्रेस जितना इतना पुराना दल कांग्रेस है उसके वो नेता है। अगर वो इस तरह का आचरण करेंगे जो देश के हित में नहीं है तो बात तो की जाएगी। और आप राजस्थान में महंगाई की बात कर रहे थे, अरे 2% वैट कब किया? तो वो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस भी कर सकती थी। और किस तरह से डीजल पेट्रोल की रेटों में असमानता थी, श्री गंगानगर में रेट कुछ और, भरतपुर में रेट कुछ और, जयपुर में रेट कुछ और, क्या उसकी तरफ कांग्रेस का ध्यान नहीं गया ना? लेकिन अब इस सरकार ने वो भी ध्यान दिया कि रेटों में एक समान कैसे हो। और अब देखिए फिर चर्चा लंबी हो जाती है, उस सवालों को जवाब नहीं मिल पाते हैं। एक बार इसका जवाब ले लेते हैं। करणवीर जी, हेमंत भाई लगातार कह रहे हैं, क्योंकि चेतन जी भी वेट कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर ईडी लगातार ये कार्रवाई कर रही थी तो आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट गए ना, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट ही तो ये जो चंदे का धंधा उजागर हुआ है, चंदा दो धंधा लो, ये जो उजागर हुआ है सुप्रीम कोर्ट की देनी तो है। लगातार पिछले 30 दिनों से सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, एसबीआई उसको टाले जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही तो ये काले चिट्टे सामने आए। और हेमंत जी, एक कविता है रामश्री दिनकर की कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, जय या मरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। और ये किसने लिखा है? ये प्रहलाद गुंजल ने लिखा है। तो ये जरूर पूछेगा कि वो असंतोष है या वो भारतीय जनता पार्टी के में रहेंगे नहीं रहेंगे। चेतनपुर जी से पूछना चाहूंगा कि असंतोष कहाँ है? शायद राहुल कसवा का असंतोष इनको नहीं दिखता है, शायद इनको दूसरे जो इनकी पार्टी जो नाराज लोग हैं उनका असंतोष इनको नहीं दिखता है, उसमें शायद चर्चा नहीं होती है। ठीक है चेतन जी, राहुल कसवा को लेकर पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल कसवा जी जब गए थे जब उनका टिकट कट गया था, पहले नहीं गए। आपके मदन मोहन मालवीय जी, वो तो विधायक से रिजाइन करके आए हैं, इस्तीफा दे करके आए हैं। कितने त्रस्त हो गए इस पार्टी से कि विधायक से इस्तीफा दे दिया, 3 महीने पहले विधायक बने। आप कल्पना करिए, राहुल कसवा जी अगर 1 साल पहले या 6 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लेते तो हम उनको मानते कि वो नहीं, वो कांग्रेस में गए, हमारे से प्रताड़ित होके गए। जब उनका टिकट कट गया, विकल्प नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी में, टिकट की कोशिश की, मिन्नतें की, लेकिन नहीं मिला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट दे रही है वो पूरे 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को देख करके दे रही है, उसी हिसाब से टिकट वितरण हो रहे हैं। पहली बात। महेंद्र सिंह मालवीय को टिकट रिपोर्ट कार्ड देख के दिया गया है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के विकास कार्य को देख के दिया गया है। अगर हमारे कांग्रेस के मित्र, संघर्ष तो हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है, रिछपाल मिर्जा जी, लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र सिंह जी यादव जी, 1370। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं कार्यालय के अंदर बैठा था एक दिन, हमारे 2 प्रवक्ता भी आ गए मेरे पास कांग्रेस के, भाई साहब हम आपके साथ हैं, आज हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्यों कर ली बीजेपी ज्वाइन? क्योंकि जब नेतृत्व कमजोर होता है, नेतृत्व सक्षम नहीं होता है, नेतृत्व पर विश्वास नहीं होता कार्यकर्ता को, और नेतृत्व कार्यकर्ता की सार संभाल नहीं करता है,
तब कार्यकर्ता इस स्टेज पर पहुंचता है कि वो विदाई लेता है उस पार्टी से, और विदाई लेकर के वो अपना विकल्प खोजता है। विकल्प जब खोजता है तो उसको ऐसा लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के, इन दोनों के डबल इंजन सरकार में जो काम हो रहे हैं, उनको पता है जमीन पे जाएंगे जनता हमें सवाल पूछेगी, और सवाल पूछेगी तो हम जवाब क्या देंगे। 5 साल हमने कुछ किया नहीं है सरकार में। अब पेपर लीक की बात की, बड़ी अच्छी बात की कर्मवीर जी ने, गिरफ्तारियां नहीं हुई, ट्रेनिंग से पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसओजी की टीम को बुला के पीठ थपथपाई है और कहा है कोई चिंता नहीं करनी है, अगर थकान आए, अगर कमजोरी लगे तो उन युवाओं को याद करना जिनके साथ अन्याय हुआ है, किसी को भी नहीं छोड़ना, चाहे कितने से कितना ही बड़ा इस राजस्थान का हो, चाहे राजस्थान के बाहर का हो, उन लोगों को सबक सिखाना है, उनको सलाखों के पीछे जरूर भेजना है। ये होता है नियत, नीति और चरित्र। जब किसी भी राजनीतिक संगठन की पार्टी सरकार बनाती है, नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, जनता को राहत देने की मंशा हो, तब ये गिरफ्तार पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, बसों में बैठा कर ट्रेनिंग सेंटर से। 5 साल आप नहीं ला पाए, बुला बुला के नाम बोल बोल के बिठाया बसों में, चलिए भैया तुम्हारी जगह यहाँ ट्रेनिंग में नहीं है, तुम्हारी जगह अंदर है। और तो और बहुत बड़ी सूची है, सामान्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी और एक चीज और बताना चाहता हूँ, लास्ट अंतिम आपको कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा एक व्यक्ति हैं जिनको आरपीएससी का मेंबर बनाया चुनाव से बिल्कुल आचार संहिता लगने से थोड़ा सा पहले। हम कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री जी के पास गया, अरे आपने किसको बना दिया आरपीएससी का मेंबर, तो मुख्यमंत्री जी पत्रकारों को कहते हैं मैंने देखा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है इस व्यक्ति की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, ये तो मेरे को लुटास राजी ने बताया। फिर उनको इनके मशीनरी ढूंढने लगी, संपर्क करने के लिए उनसे रिजाइन ले लें, लेकिन वो भी इन्हीं के बनाए हुए नेताजी थे, वो रिजाइन नहीं किया। तो जिस प्रदेश में आरपीएससी जैसे संवेदनशील संस्था का मेंबर बनाते समय माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं होता कि जिसको मेंबर बना रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चूंकि एक विधानसभा क्षेत्र में हमारे कमजोर थे, हम उस विधानसभा में मजबूत हो गए, इसलिए हमने इनको मेंबर बना दिया। ठीक है, अब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो ठीक है, करणवीर जी बता दीजिए, वो लगातार ये कह रहा है कि अब शीर्ष नेतृत्व जब कमजोर हो जाता है तो फिर तो दल बदलना ही पड़ेगा। प्रद्युमन जी, दल बदलना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी नहीं होती। आप शायद ये मानेंगे नहीं, पर आप देखिए चुनाव का समय है, पार्टियों के अंदर नेता भारतीय जनता पार्टी से भी कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस ही बीजेपी में गए हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, आज से नहीं पहले से चली आ रही है। शायद मेरे साथी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए, वो ये नहीं सोचते कि अगर असंतोष जी है तो राहुल कस्बा में क्यों नहीं है, वो असंतोष जी है तो दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं है। जो तो राहुल कस्बा का उन्होंने बता तो दिया ना, राहुल कस्बा का उन्होंने बताया ना कि टिकट कटी जब गए। जो अभी एक्स पे जो ट्वीट किया है, क्या वो असंतोष नहीं है? ये तमाम तरह के सिस्टम चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है। गणित क्या है कि गठजोड़ की है। ये गिनती कर लो कितने आए, ये गिनती कर लो जरा, अच्छा रहेगा। हेमंत भाई, आदरणीय, समय गिनती करने का समय जनता का है, वोटों की गिनती से ही तय होगा कि कहां कोई गया है, कहां कोई आया है। बिल्कुल वो हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक चीज ये भी है करणवीर जी, क्योंकि हेमंत भाई ने भी पहले जिक्र किया था कि बड़े चेहरे क्यों दूरी बनाए हुए हैं। चेतन जी भी कह रहे हैं कि भैया लगातार सम्मानजनक हार होगी, इसलिए अच्छा है कि पहले दूरी बना लो। ऐसा क्या कारण है कि और लोगों को उतारा जा रहा है, जो बड़े चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा ज्यादा है वो दूर हो रहे हैं? प्रद्युमन जी, बड़े चेहरे कोई दूरी नहीं बना रहे हैं। अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, या गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, सभी लगातार कांग्रेस के अंदर एक्टिव है। पार्टी के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये चुनावी और सतत प्रक्रिया है। इसके अंदर फीडबैक लिया जाता है बूथ से, मंडल अध्यक्ष से, ब्लॉक अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से, उससे के अनुसार। अब देखिए समय कम है, एक लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। लास्ट रिएक्शन, उस पोजीशन पे फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ये उससे तय किया जाता है। ठीक है, चेहरे के आकार से ये तय नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के पीछे चलने वाली पार्टी। चलिए ठीक है, लास्ट रिएक्शन हेमंत भाई से लास्ट रिएक्शन। हेमंत भाई बोलिए। पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाली पार्टी। ठीक है, करणवीर जी हो गया। हेमंत भाई बहुत कम शब्दों में।
देखिए प्रद्युम्न जी, मैं बहुत बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समराइज करता हूं। मान लीजिए कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं, तो वहां बहुत तेजी से भूकंप आ रहा है और सारे लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से परेशान होकर डर के दहशत के मारे भागे जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो लोग उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से उतरना नहीं चाहते, कितना ही भूकंप आए। वो कहते भूकंप हमारा क्या कर लेगा, भूकंप हमारा कर क्या लेगा। ये प्रश्न आज कांग्रेस के साथ है। इतना बड़ा भूकंप कांग्रेस में आ चुका है, तमाम लोग भागे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आलाकमान इनका कोई इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ये बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात पर विराम। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर यहां पर देखने को मिली, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में जो टिकट यहां पर दी जानी है उनको लेकर, उनके नामों को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। अब मीटिंगें लगातार होने वाली हैं, आने वाले 1 से 3 दिन के अंदर अब इन मीटिंग में साफ होगा कि किस प्रत्याशी को कौन सी सीट से उतारा जाए। जनता आने वाले समय में क्या निर्णय लेती है यह भी वक्त बताएगा, लेकिन तैयारी दोनों ही पार्टियों की तरफ से चल रही है। तो फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।